नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है, इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो बादल को घिरते देखा ये जो कविता है, ये नागार्जुन जी ने हिमालय पर्वत की सुंदरता और वहाँ के जो लोक जीवन है उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कवि जो नागार्जुन थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और वहाँ उन्होंने जो तिब्बत की यात्रा की थी और वहाँ के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा, झील की यात्रा की थी। तो उसी का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन और लोक जीवन का वर्णन इस कविता में किया गया है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कहता है कि जो अमल धवल यानी जो निर्मल और बर्फ के से ढका हुआ जो पर्वत शिखर है, वहां पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। यानी हिमालय पर्वत के शिखरों पर जो बर्फ पड़ी हुई है, हिम आच्छादित है, वहां वो बहुत निर्मल और स्वच्छ लग रहा है। ऐसे पर्वत के शिखरों पर, हिमालय के शिखरों पर कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहन कणों को मानसरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कवि कहते हैं कि जो छोटे छोटे मोती जैसे, यानी जो ओस की बूंदें थी, उसकी जो छोटे छोटे कण थे वो कैसे थे, मोती जैसे थे। और उसको वो जो छोटे छोटे ओस की बूंदों के जो कण थे, वो मानसरोवर झील जो हिमालय पर्वत पर तिब्बत में स्थित है, उसके अंदर उस मानसरोवर झील में जो कमल के पत्तों पर उन छोटे छोटे मोती जैसे ओस के कणों को कवि ने गिरते हुए देखा है, कमल के पत्तों पर गिरते हुए देखा है। और कवि कहते हैं मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कि जो अत्यंत ऊंचे, तुंग यानी अत्यंत ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी हिमालय के शिखर पर, वहां पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। जिस प्रकार से मानसरोवर झील है और भी कई ऐसी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। कवि कहते हैं कि ये जो छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनका जो पानी है, सलिल यानी पानी, वो श्यामल है और नीला है, यानी जो काला और नीला है। और वहां पर जो समतल देशों से, की समतल देश यानी जो मैदानी भागों से, पावस की उमस से आकुल यानी बरसात के बाद जो उमस होती है, जो गर्मी होती है, उससे व्याकुल होकर जो हंस है वो वहां पर आते हैं। और वो क्या करते हैं, विस्तंतु खोजते, तिक्त मधुर यानी खट्टे और मीठे विस्तंतु खोजते, यानी जो कमल की नाल है उसको विस्तंतु कहा गया है और उसका स्वाद तिक्त और मधुर है, खट्टा और मीठा है। और जो हंस हैं वो उस मानसरोवर की झील में वो उसको, कमल के तंतु को खोजते रहते हैं और वहां पर हंसों को तिरते देखा है। यानी उस खोज में मानसरोवर की झील में कवि ने हंस, जो एक पक्षी होता है, उसका जो भोजन है वो कमल के तंतु होता है, उसको तिरते हुए देखा है और बादल को घिरते हुए देखा है। कवि आगे कहता है जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को जंजानिल से गरज गरज बिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि बाकी जो चीजें हैं उनको जाने दो, वो ऐसा लगता है कि वो कवि की कल्पना हो सकती है। कवि यथार्थ कहता है कि मैंने तो भीषण जाड़ों में, यानी जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है,
तो नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, और हिमालय का जो कैलाश पर्वत है वो गगनचुंबी है, बहुत ऊंचा है। वहां महामेघ के जंजानिल से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। और महामेघ यानी बहुत बड़ा बादल, और उसका जो तूफान आता है, बादल का जो तूफान आता है, और वो जो तूफान है बादल के, वो आपस में गरज गरज कर भिड़ते रहते हैं। और कवि कहता है मैंने उनको भी, बादलों को भी आपस में भिड़ते हुए देखा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो उससे एक तड़ित पैदा होती है, कवि उसी का जिक्र कर रहा है। और आगे कवि कहता है कि मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं, सतकल निर्झरणी सत निर्जर मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, कि वहां पर जो लोक जीवन किस प्रकार का है। कवि यहां पर कहता है कि सतजल निर्जरणी सतजल, यानी वहां पर कई इस प्रकार के निर्झरण यानी झरने हैं। क्योंकि पहाड़ों में आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो वो इकट्ठा होकर झरने का रूप धारण कर लेता है। कोई झरना बड़ा होता है और कोई छोटा होता है। तो निर्झरणी और निर्झर यहाँ पर झरने को कहा गया है। मुखरित देवदारू कानून में शोणित धवल भोजपत्रों से, और वहां के जो देवदार के जो वन हैं, पहाड़ों में जो देवदार के वन हैं, उनके जो शोणित धवल भोजपत्रों से, और उनके जो पत्ते गिर गए हैं वो सूखे हैं। और वो सूखे कैसे पत्ते हैं? मुखरित हैं, यानी आवाज करते हैं। और छाई हुई कुटी के भीतर, और जो वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपनी एक कुटिया बना रखी है। छाई हुई यानी जो कुटी बनाई हुई है, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को सांचे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कौले लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में। और वहां की जो स्त्रियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो अपने जो कुंतल हैं यानी बाल हैं, उनको, अपने केस को वो रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाती हैं। इंद्रनील की माला डाले, और वो शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, और शंख जैसे सुंदर अपने गलों के अंदर वे इंद्रनील की माला डालकर रखती हैं, माला पहनती हैं। कानों में कुबले लटकाए, और अपने कानों के अंदर वो कुबले लटका कर रखती है, धारण करती है। सतदल लाल कमल वेणी में, और वो जो लाल कमल है उसको अपनी चोटी के अंदर सजाती हैं। तो इस प्रकार की वहां का जो लोक जीवन है, महिलाएं हैं, वो किस प्रकार से प्रकृति के फूलों के द्वारा अपनी श्रृंगार करती हैं, उसके बारे में बताया गया है। रजत खचित कला में रजित मणि, पान छात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर। कवि यहाँ पर कहता है कि रजत खचित यानी चांदी के बनाए गए और मणियों से सजाए गए, पान पात्र द्राक्षास्व पूरित, यानी एक प्रकार की वहां पर मदिरा होती है जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, उसको द्राक्षास्व कहते हैं। और उसको वो जिसमें डाली गई है उस पात्र के बारे में, उस बर्तन के बारे में बात की जा रही है। और वो बर्तन कैसा है? वो चांदी से बनाया हुआ है, कलात्मक है, और वो मणियों से सजाया गया है, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर। और कवि आगे कहता है कि ऐसा जो मदिरा का भरा हुआ जो पात्र है वो अपने अपने सामने रखकर जो लोहित चंदन यानी लाल चंदन की त्रिपटी पर यानी तिपाई पर वो रखा हुआ है। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मधुरण आंखों वाली उन्मद किन्नर किन्नरियों की। और आप सभी को बता दें कि वहां जो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर का एक इलाका है, और वहां के जो लोगों को, स्त्रियों को किन्नरियां बोला जाता है, और
जो पुरुष होते हैं उनको किन्नर बोला जाता है। किन्नौर के इलाके की बात है ये। तो वहाँ की इस प्रकार की जनमानस है कि वे अपने जो जो उनकी एक कुटिया है, उस कुटिया में वो उन्होंने जो मृग की छाल बिछा रखी है, और वो मृग की छाल, मृग की जो खाल होती है, वो कैसी है? बहुत नरम है, बेदाग है, और किसी ऐसे लगता है कि जैसे किसी बाल कस्तूरी की है। यानी जो कम उम्र का जो ये मृग होता है, उसकी छाल है। और वो वहाँ की जो किन्नर किन्नरियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन मृग की छालों के ऊपर पालथी मारकर बैठे हुए, चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। मधुर नयन आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, और उनकी आंखें हैं मधुरा, मदिरा के कारण अरुण है। अरुण यानी लाल, यानी मधुरा, मदिरा यानी शराब के कारण लाल आंखों वाले हैं वो लोग। और उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। और वो उन्मद है, मस्त हैं। कौन है? किन्नर और किन्नरियां। और उनकी जो सुंदर मनोरम उंगलियां हैं, वो वंशी पर फिरते देखा, यानी बांसुरी के ऊपर वो बांसी जब बजा रही हैं, तो उनकी जो सुंदर उनकी उंगलियां हैं, उन्हीं को कवि ने देखा है। और कवि आगे कहते हैं बादल को घिरते देखा है। आगे कवि कहते हैं ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा। कवि कहता है कि बसंत ऋतु का एक सुंदर सवेरा था, और अनिल, अनिल यानी हवा, बहुत मंद मंद हवा बह रही थी। बालारुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। तो यहाँ पर बालारुण का मतलब यहाँ के कि बालक अरुण, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है, और बाल यानी सवेरे का सूर्य। उसकी जो किरणें थी बहुत मृदुल थी, बहुत कोमल थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और जो पर्वत की शिखर थी वो भी सोने जैसी हो गई थी, क्योंकि जब सवेरे सवेरे जो सूर्य की जो आभा है वो बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर पड़ती है, तो उसकी जो एक रंग है वो स्वर्णिम बन जाता है, एक सोने जैसा लाल बन जाता है। एक दूसरे से विरहत हो, अलग अलग रहकर भी जिनको सारी रात बितानी होती। और यहाँ पर कवि ने पहाड़ों की चोटियों को कहा है कि वो एक दूसरे से विरहित हैं, विरह हो गया है उनका, और वो सारी रात अगल बगल में रहती हैं, खड़ी रहती हैं, लेकिन सारी रात उनको साथ में बितानी होती हैं। यानी पर्वतों की जो चोटियां हैं वो साथ रहकर भी मिल नहीं पाती। उसी को यहाँ पर कवि ने बताया है कि अलग अलग रहकर भी जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि आगे कहता है कि निशा काल में यानी रात्रि के समय का किस प्रकार का एक वातावरण होता है, वो भी कवि ने यहाँ पर बताया है कि चिर अभिशापित यानी जो चकवा और चकवी होते हैं, एक पक्षी, मादा पक्षी और नर पक्षी होता है चकवा चकवी, उनको निशा बहुत दिनों से वो अभिशापित हैं, और उनका अभी क्रंदन बंद हो चुका है, उनका जो रोना है वो बंद हो चुका है। और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और उस महान सरोवर यानी मान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल यानी काई, काई जो हरी काई होती है, यहाँ पर उसी को हरी दरी कहा गया है। यानी जो चकवा चकवी है वो जो मान सरोवर के तट पर हरी जो काई है उसके ऊपर उन्होंने उनके बीच में प्रणय कलह छिड़ते देखा। कवि ने क्या देखा है? प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय यानी प्रेम, यानी जो चकवा और चकवी हैं वो प्रेम की लड़ाई, प्रेम में लड़ाई को छिड़ते हुए देखा, यानी वो आपस में प्रेम कर रहे हैं। और बादल को घिरते देखा, कवि कहता मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर
अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुर्गम यानी कठिन बर्फ वाली घाटियों के अंदर जहां पर सैकड़ों फुट की ऊंचाई होती है, वहां पर जो मृग है वो अपनी ही अलख नाभि से उठने वाले, यानी जब उसकी जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि के अंदर से एक खुशबू आती है, लेकिन उसको कस्तूरी मृग को ये पता नहीं होता कि वो खुशबू कहां से आ रही है, और उसी के निज के ही उन्मादक परिमल यानी उसके अंदर से ही उठने वाली, उन्माद करने वाली, मदहोश करने वाली वो जो खुशबू है, उसको पाने के लिए धावित हो होकर यानी भाग भाग कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, और जो मृग का एक वो जो बच्चा है, बालक है, वो जब जो उसको खुशबू को पा नहीं पाता, यानी जब उसको खोज नहीं पाता, क्योंकि उसकी नाभि में है, उसको पता नहीं है, इसलिए बाद में वो अपने पर ही चिढ़ते देखा, यानी भाग भाग कर वो थक जाता है और अपने पर चिढ़ना शुरू कर देता है। कवि आगे कहते हैं बादल को घिरते देखा है। अभी कवि कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कवि कहता कि वो ऐसा पुराणों में आया है कि जो धनपति कुबेर है वो मानसरोवर पर रहता है और वहां पर उसकी अलका नगरी है। कवि कहता कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ पर धनपति कुबेर भी, मैंने धन के देवता को कुबेर कहा गया है कि मैंने यहाँ पर संपत्ति के देवता, धन के देवता कुबेर को भी ढूंढा, वो भी पता नहीं कहाँ गया, और उसकी जो अलका नगरी थी वो भी पता नहीं कहाँ गई, वो मिले नहीं, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और एक मेघदूत के जो रचयिता हैं कालिदास जी, उन्होंने मेघदूत में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो आकाश के मार्ग से गंगा जल को प्रवाहित करने वाले ऐसा मेघ होता था, तो उसका भी कोई ठिकाना यहाँ पर कवि को नहीं मिला। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। इसलिए कवि कहता कि मैंने बहुत ढूंढ लिया, लेकिन मेघदूत का मुझे कहीं भी पता नहीं लगा। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। और कवि कहते हैं अंत में कि ऐसा लगता है कि वो छाया में वो मेघदूत शायद यहीं पर बरस पड़ा होगा। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो कवि ने अपनी तिब्बत यात्रा और मानसरोवर की यात्रा और वहां पर रहने वाले लोक जीवन की बहुत ही अच्छी अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया है। बादल को घिरते देखा है इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने अपनी जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है और प्रकृति को बहुत निकट से देखने का एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।